अ, कवि, साहित्यकार और चिंतक, मार्क्सवादी चिंतक हैं आप। अभी आपने प्रेमचंद पर बातें कही है और आपने सही भी कहा कि प्रेमचंद जी जो चाहते थे, जिस भारत की कल्पना करते थे, उसके जो भी कुछ हुआ है उलट है। दूसरी चीज़ ये है कि वास्तव में प्रेमचंद जी चाहते क्या थे वैचारिक स्तर पर। वो चाहते क्या थे? हमारे यहाँ पूरे दुनिया में 3 तरह की विचारधाराएं होती जो चल रही है। एक पक्ष वो है जो टोटल धार्मिक स्तर पर आधारित होता है। दूसरा पक्ष है राजनीति का, वह निर्बल और मजदूर किसान वर्ग पे आधारित है, जिसको हम सर्वहारा की राजनीति कहते हैं। उसको हम दूसरे भाषा में कम्युनिज्म भी कहते हैं। और तीसरा है सोशलिज्म और डेमोक्रेसी। सोशलिज्म और डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पूरी दुनिया में अंग्रेजों का शासन था और जब अंग्रेज पूरी दुनिया को छोड़े तो वह जो उनकी साम्राज्यवादी और सम्राटवादी जो नीति थी, दोनों का घालमेल है। वहाँ अंग्रेजों के शासन में जो 200 साल पूरी दुनिया में शासन किए, वहाँ 2 तरह का घालमेल है। एक सम्राट बने रहना भी और दूसरा विस्तारवादी व्यवस्था भी। लेकिन जो वो दुनिया को छोड़ते चले गए और मार्क्सवादी विचारधारा, रूस की क्रांति, चाइना की क्रांति एक ऐसी व्यवस्था थी कि सारे दुनिया के चिंतक लोग साम्यवादी व्यवस्था की तरफ आकर्षित हुए। लेकिन वहाँ भी 2 चीज़ थी कि अरे यार, साम्यवादी व्यवस्था लागू हो जाएगी तो मेरा ही कुर्सियाँ नहीं रह जाएगा, ये तो सरकार की हो जाएगी। कम से कम आज हम अपने कुर्सियाँ का मालिक तो हैं। ये विभिन्नता उत्पन्न हुई और वहीं से लोकतंत्र का जन्म हो गया। हालांकि इसको जोड़कर देखते हैं बौद्ध व्यवस्था की तरफ, गणराज्य की तरफ। लेकिन जो बौद्ध व्यवस्था में गणराज्य था, वह लोकतंत्र में वो चीज़ नहीं है। लोकतंत्र में यह है कि हम चौरो छाटब और कखियो ठापब, ये लोकतंत्र है हमारा। तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना हुई, सिर्फ कुछ मुल्कों को छोड़ करके। आपके सोवियत संघ, आपका चाइना और उसके साथ में लगे हुए कुछ और 14-15 मुल्क। लेकिन बाकी जगह लोकतंत्र का विकास हुआ और उसमें जो कि मेरी कुर्सी न छूटे मेरी कुर्सी भी रहे, ऐसे लोग साम्यवादी व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर दिए, चाहे वो एल्तसीन हो चाहे अन्य लोग हों। और उसमें एक बात मैं और भी कह दूं इसी के साथ, कि जो साम्यवादी शासक आए उन्होंने भी गलतियां कम नहीं की है। एक परिणाम उसके उलटने का ये भी रहा। तीसरी चीज, अब इस समय की जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे शासन में 2000 के बाद 21वीं सदी में पूरी दुनिया में जो शासक वर्ग है, लोकतंत्र का नाजायज फायदा उठा करके इस लोकतंत्र में स्थापित होकर, लोकतंत्र के माध्यम से लोकतंत्र में स्थापित होकर लोकतंत्र की पूरी जड़ काट दिया है। सही बात। और इस चीज को साम्यवादियों ने अपनाया। अगर येल्तसीन लोकतंत्र लागू करके 1990 में गोरबाचेव को हटाने के बाद, अगर आज का वहाँ का राष्ट्रपति, येल्तसीन तो रहा नहीं, दूसरा है, उसने कहा कि मैं 40 साल तक राष्ट्रपति रहूंगा। और चीन ने क्या किया उसको देखकर? कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक राष्ट्रपति रहूंगा। ये इसको आप क्या कहेंगे? ये तो सम्राटवादी राजनीति से भी बेहद खतरनाक है। और भारत में वो प्रक्रिया चालू है। गनीमत हुआ कि हार गया अमेरिका का राष्ट्रपति। थोड़ा सा धक्का लगा है ऐसे सोच वालों को, लेकिन वो सोच बरकरार चल रही है। तो ये स्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां। और इस परिस्थिति में प्रेमचंद जी मजदूर और किसान शासन के
एकदम पुरजोर पैरोकार थे। इसलिए कभी कभी वो आलोचना भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे अंबेडकर जैसा व्यक्ति, इतना बड़ा चिंतक आदमी, सोवियत संघ और चाइना की कुछ परिस्थितियां देखकर उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया तो बौद्ध धर्म है। कुछ परिस्थितियां थी, और उन्होंने संविधान, जो लोकतांत्रिक संविधान दिया, वह भी एक उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि अगर उसमें वो अपनी बात रखते, अपनी बात करते, तो शायद संविधान बन ही नहीं पाता। इतना विरोध था, क्योंकि इसने लोकतांत्रिक संविधान के बाद भी 2700 उस पर प्रश्न आए थे, और उस 2700 में कम से कम 2000 प्रश्नों का उत्तर सिर्फ अकेले अंबेडकर दिए संविधान सभा में। यहां तक बात आ गई थी कि सभी लोगों को वोट देने के अधिकार देने का मतलब है कुत्ते और बिल्लियों का अधिकार देना। आज हम ऐसे सोच वाले लोगों के वारिस के अंतर्गत हम जी रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो प्रेमचंद जी कहीं न कहीं साम्यवादी और लोकतंत्र व्यवस्था के बीच के पैरोकार थे, और वो चाहते थे कि यहाँ के गरीब और निरीह सभी वर्ग को, सभी जाति को, सभी लोगों को समान अधिकार मिले। इस सोच के वो हामी थे। इसके साथ ही मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए मैं आज की